हेलो एवरीवन। आज है 28 जून 2025। तो आज हमारे द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर अब क्या फ़ैसला लिया गया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो चालू खाता है, मतलब करंट अकाउंट सरप्लस है, जो वो मतलब उसमें वृद्धि हुई है, उसको देखेंगे। तो इंडिया ट्राइंग फॉर यूएस ट्रेड डील बाय जुलाई 8 डेडलाइन, मतलब कि 8 जुलाई तक जो भारत है वो कोशिश कर रहा है कि यूएस के साथ व्यापार की डील को संभव बनाया जा सके। चर्चा में क्यों भारत और अमेरिका के बीच जो मीटिंग हो रही है, चल रही है, वो 8 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, मतलब 8 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद तब तक भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार किया जाए। ये जो टाइम लिमिट है अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल 2025 को भारतीय वस्तु पर लगाया गया जो 26% अतिरिक्त पारस्परिक टैरिफ के 90 दिवसीय निलंबन से जुड़ी हुई है। मतलब कि उन्होंने तब अनाउंस किया था जब उन्होंने 90 दिन का जो टैरिफ लगाया था भारत पर 26% का। तो उस समय पर ट्रंप ने कहा था कि ये 90 दिनों के बाद हम देखेंगे कि ये डील पर क्या मतलब इस डील को फाइनल करना है या नहीं करना है। अब देखिए इसमें भारत की मांगे क्या क्या हैं इस डील को लेकर। भारत जो है इस पर जो भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा रहा है उसकी छूट चाहता है कि डिस्काउंट दिया जाए। विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा, रत्न, आभूषण, ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क चाहता है। भारत के ये कह रहा है कि इसके लिए ज़ीरो टैरिफ की नीति अपनाई जाए। भारत के बदले में अमेरिकी कृषि उत्पाद जो अमेरिका से आते हैं जैसे बादाम, सेब, एवोकाडो, तो उस पर सीमित टैरिफ कटौती और टैरिफ दर कोटा की पेशकश की है। मतलब कि भारत ये कह रहा है कि जो हम वहाँ से कृषि उत्पाद मंगवाते हैं अमेरिका से, उस पर जो है लिमिट, मतलब एक सीमित के साथ टैरिफ लगाया जाएगा, उसकी कटौती कर दी जाएगी। लेकिन बदले में जो भारत की जो वस्तुएं वहाँ पर जाएंगी, निर्यात होगा, तो उसमें ज़ीरो टैरिफ लगाया जाना चाहिए। तो भारत की ये मांग है। अमेरिका क्या डिमांड करता है इस व्यापार को लेकर? अमेरिका जो है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, विस्की और कृषि उत्पाद जिसमें मक्का, सोयाबीन जो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं उस पर कम टैरिफ चाहता है। नहीं, वहाँ से जो आते हैं उस पर कम टैरिफ। यह भारतीय बाज़ारों में गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने की मांग किए जा रहा है। तो अमेरिका की कुछ डिमांड्स है, उसके साथ ही भारत की। अब इसमें चुनौतियाँ क्या देखने को मिल रही हैं कि दोनों क्षेत्र हैं, मतलब भारत जो है अपना संवेदनशील क्षेत्र जिसमें डेयरी, चावल और गेहूँ की रक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि ग्रामीण आजीविका, मतलब गाँव के जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आजीविका, उसके लिए, और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कृषि हमेशा आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी होगी, जिसमें चावल, गेहूं आते हैं। डेयरी भी ग्रामीण क्षेत्र से होती है कि जो गांव वाले लोग जो पशुपालन का धंधा अपनाते हैं, उससे क्या होता है, डेयरी उत्पाद बढ़ना शुरू हो जाता है। अमेरिका द्वारा जो आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पाद मतलब उनकी जो अनुमति है उसकी मांग पर भारत का विरोध भी एक प्रमुख विवाद है। भारत इस पर विरोध किए जा रहा है जो कि आनुवंशिक रूप से संशोधित की जाते हैं जो उत्पाद। तो भारत ये कह रहा है कि हम उसको मतलब उसका यूज़ कम करेंगे, या उसकी जो भी मांग है वो भारत में कम होती जा रही है। अब देखिए हमारे मतलब कृषि पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब कृषि उत्पाद पर जो विवाद चल रहा है वो क्या है। टैरिफ और कोटा अगर हम देखें तो अमेरिका की जो डिमांड है, अमेरिका के कृषि उत्पाद जिसमें मक्का, सोयाबीन, बादाम, सेब, एवोकाडो, उसके लिए भारत में कम टैरिफ और अधिक बाजार की पहुंच चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इसके लिए कम टैरिफ लगाया जाए। भारत की स्थिति क्या है इसमें? भारत ने सीमित टैरिफ कटौती और टैरिफ दर कोटा की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि हम एक टैरिफ का कोटा रखेंगे, लेकिन डेयरी, चावल और गेहूं जैसे संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी रक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आनुवंशिक रूप से जो संशोधित उत्पाद है, अमेरिका भारत से जीएमओ फसलें जिसमें मक्का, सोयाबीन के आयात की अनुमति मांग कर रहा है कि मतलब कि भारत में ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई होते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट्स, तो उन पर फसलों पर चाहता है कि ये भारत में इसकी मांग, मतलब इसका बाज़ार बहुत बड़ा बाजार चाहता है। भारत का विरोध इसमें चल रहा है। भारत में जीएमओ फसलों के जो पर्यावरण स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंता है और किसान संगठनों का दबाव इसे स्वीकार करने में बाधा डाल रहा है।
मतलब किसान संगठन इसको स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी फसलें आएंगी तो उससे क्या होगा कि उनकी डिमांड या उनका बाज़ार बढ़ता जाएगा, लेकिन जो भारत में हमारे जो घरेलू मतलब जो उत्पाद होगा वो कम हो जाएगा। तो जिस वजह से किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। भारत का जैव सुरक्षा नियामक ढांचा जो है सख्त है। जीएमओ पर सहमति देना राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। मतलब कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी होती हैं फसलें होती हैं उनको अनुमति देना भारत के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब देखिए गैर टैरिफ बाधा क्या है। अमेरिका ये कहता है कि भारत के जो कड़े आयात नियम है, जैसे कि सख्त गुणवत्ता मानक होने चाहिए, प्रमाणन आवश्यकताएं अमेरिकी कृषि उत्पादों की पहुंच को सीमित करते हैं। अमेरिका कहता है कि जो भारत ने क्राइटेरिया रखा है, पैरामीटर्स रखे हैं किसी भी कंट्री से कोई उत्पाद इंपोर्ट करने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिससे क्या है कि अमेरिकी जो कृषि उत्पाद है उनकी पहुंच भारत में सीमित है। भारत ये कहता है कि नियम खाद्य सुरक्षा स्थानीय हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी है और इसको हम ऐसे ही रखेंगे। इसके अलावा संरक्षणवाद और घरेलू दबाव भी बढ़ रहा है। जो किसान संगठन है ग्रामीण मतदाता व्यापार समझौतों के प्रति संवेदनशील है, खासकर अगर वे स्थानीय उत्पादकों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बाहर से कोई भी कृषि उत्पाद आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर भारत में बहुत बड़ा बाजार बन जाएगा फिर फॉरेन कंट्रीज़ का, तो इसी तरह जो भारत का जो घरेलू उत्पाद है वो कम होता जाएगा, जिससे क्या होगा कि भारत के जो किसान है वो गरीबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब उनमें गरीबी आ जाएगी, उनकी आजीविका को खतरा हो जाएगा। अमेरिका में भी जो घरेलू कृषि है लॉबी विशेष रूप से डेयरी और अनाज क्षेत्र भारत से रियायतों की मांग करती हैं। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे। अगर समझौता नहीं होता है समझौते के, तो भारत को अपने गैर कृषि निर्यात जिसमें कपड़ा और आभूषण पर अमेरिका के 26% एक्स्ट्रा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो उस पर टैक्स मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन उसके अलावा भी टैरिफ लगाया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के उच्च टैरिफ के कारण ये निर्यात में नुकसान भी हो सकता है। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? विशेष रूप से पंजाब हरियाणा जैसे कृषि प्रधान जो स्टेट्स हैं उसमें जीएमओ और डेयरी जैसे मुद्दों पर रियायतें राजनीतिक विवाद को भी खड़ा कर सकती हैं। इससे लंबे समय के प्रभाव पड़ेंगे। कृषि पर सहमति व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने की एक कुंजी है। मतलब कि व्यापार समझौता होना जरूरी है। दोनों देशों के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौता उसकी दिशा का आधार बन सकता है अगर ये डील हो पाती है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, इफ़ एनरिच्ड यूरेनियम परसिस्ट डिस्पाइट यूएस स्ट्राइक्स ईरान न्यूक्लियर ऑप्शन परसिस्ट टू। मतलब अगर ईरान जो है न्यूक्लियर संवर्धन करता है, परमाणु संवर्धन, तो इसका मतलब है कि उसके पास परमाणु हथियारों का अभी भी विकल्प है। अमेरिका हमले के बावजूद ईरान अगर अपनी संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति को बनाए रखेगा तो उसका परमाणु हथियार विकल्प जो है सैद्धांतिक रूप से बना रहेगा। मतलब पूरी तरह से डर रहेगा कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, क्योंकि संवर्धित यूरेनियम परमाणु हथियार के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मतलब कि जितना चाहिए उसको उससे मतलब उसके लगभग करीब पहुंचने वाला है ईरान। अब देखिए संवर्धन का स्तर कितना है ईरान में। परमाणु हथियार के लिए उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम HEU आमतौर पर 90% से अधिक यूरेनियम 235 की ज़रूरत होती है। अगर ईरान के पास केवल निम्न स्तर का संवर्धित यूरेनियम जैसे कि 3 से 20% है, तो हथियार ग्रेड सामग्री तक पहुंचने के लिए संवर्धन की आवश्यकता होगी, जो कि समय और संसाधन लेता है। मतलब कि फिर फ्यूचर में ये टेंशन बनी रहेगी अमेरिका को और बाकी कंट्रीज़ को कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार बना रहा है। अब देखिए इसका बुनियादी ढांचा क्या है। परमाणु हथियार बनाने के लिए संवर्धित यूरेनियम ही जो मतलब सफिशेंट नहीं है। उसके अलावा हथियार डिज़ाइन, डेटोनेटर और जो तकनीकी क्षमता है वो भी होनी ज़रूरी है। अगर अमेरिकी हमले के परमाणु बुनियादी ढांचे जिसमें सेंट्रीफ्यूज अनुसंधान सुविधाएं को नष्ट कर देते हैं, तो संवर्धित यूरेनियम होने के बावजूद हथियार बनाना मुश्किल हो सकता है। मतलब कि इस हथियार बनाने के लिए सिर्फ परमाणु नहीं चाहिए होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्किल भी चाहिए होती हैं। उसके लिए सेंट्रीफ्यूज और भी काफ़ी कुछ जो हथियार डिज़ाइन कैसे करना, ये सभी क्षमताएं की ज़रूरत होती है। अगर अमेरिका ईरान के इन सभी ठिकानों को मतलब ख़त्म कर देता है, तो चाहे उसके पास कितना भी परमाणु हो फिर भी वो हथियार नहीं बना पाएगा। अब देखिए राजनीतिक और कूटनीतिक कारण क्या है इसके पीछे। ईरान का जो परमाणु विकल्प है वो केवल टेक्निकल या राजनीतिक निर्णयों पर निर्भर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। IAEA के निगरानी में
ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने के निर्णय को भी प्रभावित कर सकते हैं। मतलब उस पर बहुत सारी कंट्रीज़ का दबाव बनाया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देखिए हमलों की प्रकृति कैसी है। अगर जो अमेरिकी हमला है संवर्धित यूरेनियम भंडार को ही ख़त्म कर दे वो, या फिर विफल रहते हैं उसको ख़त्म करने में, लेकिन सेंट्रीफ्यूज या और सुविधा को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ईरान की जो संवर्धन क्षमता है वो सीमित हो सकती है। मतलब कि वो हथियार नहीं बना पाएगा फिर भी, जिससे हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पाद जो है वो कठिन होगा। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रिपोर्ट्स करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ $13.5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर जो 25 है उस पर जो भारत का चालू खाता अधिवेश है उसमें वृद्धि देखी गई है। ये वृद्धि क्यों है अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चालू खाता अधिवेश क्या होता है। करंट अकाउंट सरप्लस एक देश का कोई भी भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा होता है, जिससे ये पता चलता है कि किसी निश्चित अवधि में, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे 2024 से लेकर 2025 तक, मतलब पूरे एक साल के दौरान किसी भी अवधि में देश का विदेशों के साथ जो माल, सेवा और आय के लेन देन में उसकी जो व्यय से अधिक है, मतलब जो कोई भी कंट्री है अगर उसकी इनकम ज़्यादा है लेकिन उसका खर्च कम है, जो कि किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है। मतलब कि जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो भारत की जो आय है ना, मान लीजिए सेवाएं जो हैं, जो भी सर्विस भारत देता है बाकी कंट्रीज़ को, उसके साथ 100 बिलियन डॉलर की जो सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है, $100 कर लेते हैं, $100 की, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन अब वो भारत क्या करता है, उसमें जो आयात करता है भारत कोई भी किसी भी कंट्री से, तो उसमें उसके $90 लग जाते हैं, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे 100 माइनस 90, मतलब कि 100 कमा रहा है वो और 90 खर्च कर रहा है, तो इट मीन्स $10 जो है वो सरप्लस है। तो इसी तरह जो भारत का जो चालू खाता अधिवेश है उसको मतलब वृद्धि देखी गई है पिछले सालों में। अब देखिए चालू खाता क्या होता है। करंट अकाउंट जैसे कोई भी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है इंटरनेशनल लेवल पर, भारत के अंदर नहीं, भारत के बाकी कंट्रीज़ के साथ जो भी उसका फाइनेंशियली ट्रेड होता है, वित्तीय लेन देन, उसका एक पार्ट है जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं तथ्य। सबसे पहले होता है माल व्यापार, यानी कि गुड्स का जो ट्रेड करता है, वस्तुओं का निर्यात आता है इसमें, आयात जिसमें मशीनरी, कपड़े, तेल, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है सेवा व्यापार, मतलब कि जो सर्विसेज देता है भारत, सेवा का निर्यात और आयात, जैसे कि आईटी सेवाएं, पर्यटन, परामर्श, तो इन सभी का जो ट्रेड किया जाता है ये भी करंट अकाउंट में शामिल होता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्राथमिक आय, प्राइमरी इनकम जो होती है, विदेशों से निवेश आय, जिसमें जो भी लाभ होता है उसे ब्याज होता है, इंटरेस्ट वगैरह, और विदेशों में जो काम करने वाले नागरिक होते हैं उनकी जो आमदनी है वो भारत में रेमिटेंस भेजते हैं, तो इसी तरह के जो इसको प्राइमरी इनकम कहा जाएगा। उसके बाद द्वितीय आय जो सेकंड इनकम होती है, जिसमें रेमिटेंस आ गए, अनुदान आ गए, कोई भी किसी ने कंट्री ने ग्रांट दी, और जो अन्य हस्तांतरण जो भी ट्रांसफ़र होता है एक दूसरी कंट्री के साथ। अब देखिए भारत के संदर्भ में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर हम देखें तो भारत ने जनवरी से मार्च 2025 में $13.5 बिलियन का जो चालू खाता अधिवेश है वो दर्ज किया है, जो कि जीडीपी का 1.3% है। मतलब जो टोटल जीडीपी है भारत की उसमें 1.3% है चालू खाता अधिवेश का योगदान है। इसके कारण क्या है, सेवा निर्यात में वृद्धि हुई है, जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, बीपीओ सेवाएं जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। माल व्यापार घाटे में कमी देखी गई है, मतलब कि आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा हुआ है। रेमिटेंस में वृद्धि हुई है, प्रवासी भारतीयों से जो भी धनराशि है वो प्राप्त होने में उसकी मतलब वृद्धि देखी गई है। प्रभाव क्या है इसके, रुपये की स्थिरता में सुधार आया, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखी गई है, बाहरी आर्थिक स्थिति में मजबूती हुई है। अब देखिए वृद्धि के कारण को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आईटी सेक्टर की बात करेंगे। भारत का जो आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर विकास है, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाएं, वैश्विक मांग में वृद्धि हुई है। उसके साथ ही इसका जो इनसे आने वाली इनकम उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई। भारत की कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप से काफ़ी मजबूत ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जिसकी वजह से इनकी इनकम बढ़ी है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ, ग्राहक सहायता, टेक्निकल सपोर्ट, बैक ऑफिस
सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है, खास करके उन देशों से जो लागत प्रभावी संसाधनों की तलाश में है। उसके अलावा अन्य पेशेवर सेवाएं जिसमें परामर्श, इंजीनियरिंग आती है, वित्तीय सेवाएं क्षेत्रों में निर्यात में काफ़ी उछाल देखा है, जो कि वैश्विक स्तर पर भारतीय विशेषता की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियाँ, डिजिटल में मतलब बढ़ोतरी हुई है, डिजिटल क्षेत्र में वृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकियों में भारत की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है और सेवा निर्यात को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। रेमिटेंस का योगदान काफ़ी देखा गया है, हालांकि रेमिटेंस जो है तकनीकी रूप से चालू खाते का हिस्सा है, लेकिन प्रभावी भारतीयों से जो भी धनराशि प्राप्त हुई है उस पर सेवा निर्यात से जो हमें आमदनी हुई है उसको पूरक बनाया, जिससे विदेशी मुद्रा प्रवाह में भी सुधार देखा गया। मतलब कि भारत के जो भी नागरिक है किसी और कंट्री में जाकर जो भी अपनी इनकम कमाते हैं और भारत में जब पैसा भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक द हिंदू के। तो मिलते हैं हम अपने कल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।